हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट, यूपीटेट और अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन क्लास थर्ड की। जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि आजकल सीटेट और अदर्स टीचर एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से बहुत से क्वेश्चन उठते हैं। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहला वीडियो मेरा ईवीएस के ऊपर है। मैंने इसमें ईवीएस के जितने भी फैक्ट हैं क्लास थर्ड के उसे कलेक्ट किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और इसी फैक्ट से प्रीवियस भी क्वेश्चन आए हुए हैं और फ्यूचर में भी क्वेश्चन आएंगे। मुझे जितना लगा कि ये फैक्ट्स होंगे, मैंने किसी को छोड़ा नहीं है इसमें, मैंने सब ले लिया है। आपको 15 मिनट में पूरी क्लास थर्ड की एनसीईआरटी कवर करने के लिए चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला फैक्ट है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के थे, जो कि ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाया करते थे। अब कैसे चित्र? पत्तों से ये अलग अलग जानवरों के चित्र वाली कलाकारी करते थे और ये कलाकारी इन्हीं से प्रेरित है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। अब सेकंड फैक्ट है, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये कौन सा फैक्ट है, लेकिन आए दिन एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रीवियस ईयर में एलिफेंट से क्वेश्चन थे, हाथी पे से क्वेश्चन थे, तो हम एक भी फैक्ट को अनदेखा नहीं कर सकते। हमारा थर्ड फैक्ट है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ है उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। बहुत लोग को पता होगा और बहुत लोग को नहीं पता होगा, लेकिन जब मैं फैक्ट कलेक्ट कर रहा था तो मैंने यही दिमाग में रख के फैक्ट को कलेक्ट किया है कि एक भी फैक्ट मिस ना हो। अब क्वेश्चन है हांगकांग की। पूछ लेता है अक्सर कि लिंग हू फेन कहाँ का डिश है। ये हांगकांग का डिश है। ये सांपों से बनी डिश है। हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद किया जाता है। ध्यान रखिएगा और हर एक फैक्ट्स को कॉपी में लिखिएगा, वरना मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, प्लीज़। अब नेक्स्ट फैक्ट है कश्मीर और गोवा के बीच। जितना एनसीईआरटी में फैक्ट दिया है उतना ही मैं कवर किया हूँ। आपको पता हो सकता है, आगे देखिए। कश्मीर सरसों के तेल से बनी मछलियाँ कश्मीर में खाई जाती है। गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछलियाँ खाई जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, जो कश्मीर का गोवा में आएगा तो उसको यहाँ की मछलियाँ अजीब लगेंगी, और जो गोवा से कश्मीर जाएगा उसको वहाँ की मछलियाँ अलग लगेगी। यही तो डाइवर्सिटी है, यही तो विविधता है। अब नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं, जहाँ पे केरल की बात हो रही है। केरल में दो चीज़ बहुत फेमस है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर नारियल, दूसरी जमीन के नीचे टेपियोका। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। उसमें 4 स्टेट के नाम दिए हुए थे, उसमें से एक को चूज करना था, तो उसमें केरल भी एक ऑप्शन था, तो केरल को टिक मारा गया। तो केरल केरल में क्या फेमस है? दो चीज़, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर नारियल, दूसरी जमीन के नीचे टेपियोका। मैं बताना चाहूँगा जो टेपियोका है वो जड़ है, एक जड़ से प्राप्त होने वाली वो खाद्य वस्तु है। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था एक नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये जो डिश है ये केरल की डिश है। अब नेक्स्ट फैक्ट भी प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था, इसलिए मुझे हर फैक्ट्स को बहुत ही गंभीरता के साथ कवर करना पड़ा। पूछा गया था कि कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो वहाँ सब उल्लू मार के आए थे।
तो उल्लू गलत था, मैना इसका आंसर था। मैना जो है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आप ये सब फैक्ट लिखते जाइएगा फ्रेंड्स, ये आपको बहुत काम देने वाला है। अब आए दिन स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते थे, इसलिए मैंने पक्षियों के पंखों के कार्य के बारे में भी फैक्ट्स बना लिए हैं। जैसे पहला है, पक्षियों के पंखों के कार्य में पहला है उड़ने में मदद करते हैं, ये तो हम सबको पता है। दूसरा है उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, ये भी आधे लोग को पता होगा, आधे लोग को नहीं पता होगा। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं। अब यही जब स्टेटमेंट में आ जाता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते कि अगर पंख झड़ जाएगा तो वो उड़ेगा कैसे। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, और इसे एक दो बार जरूर रिवाइज करिएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट है केरल और शिमला के बारे में। केरल में आसपास पानी ही पानी होता है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा करके कौन से साधन का इस्तेमाल करते होंगे आने जाने के लिए? जाहिर सी बात है, नाव। और वहीं शिमला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत जगह सड़कें हैं, बहुत जगह सड़कें नहीं हैं। जो सड़कें हैं टेढ़े मेढ़े हैं, और ज़्यादा करके वहाँ पे घोड़ों का इस्तेमाल होता है। अब ब्रेल लिपि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिपि है फ्रेंड्स, इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। ये एक जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल के द्वारा खोजा गया था। लुई ब्रेल फ्रांस से थे। अब ब्रेल लिपि क्या होता है? इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। मोटे कागज होते हैं, उस पे बिंदु की तरह उभरे हुए होते हैं। उभरे होने के कारण जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उन्हें स्पर्श करके पढ़ते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये टॉपिक। ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल, फ्रांस। आप हर चीज़ को इसमें 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। पहले क्या होता था, ब्रेल लिपि लिखने के लिए मनुष्य कार्यरत रहते थे, लेकिन अब कंप्यूटर भी ब्रेल लिपि को लिख सकता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण खेलों के नाम, ये आपके एनसीईआरटी में हो। अब आप सोचेंगे ये खेलों के नाम भी भर दिया, तो खेलों के नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि अगर सीटेट में आपसे ऑप्शन में दे दिए कि इसमें से निम्न कौन सा खेल नहीं है, और उसमें ऑप्शन आ जाए स्टापू, अष्टाचंगा पे, पिट्टू, गिट्टे, तो आप ये सबको पहचान सकते हैं, और जो दूसरा रहेगा उस पर आप टिक मार सकते हैं। एनसीईआरटी है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टापू ठिप्पी द्वारा खेला जाता है, एक छोटा सा पत्थर, गांव में उसको चिप्पी बोलते हैं, उससे खेला जाता है। अष्टाचंगा पे ये बोर्ड गेम है, लूडो टाइप का होता है। पिट्टू, पिट्टू तो हम सब जानते होंगे। पिट्टू जो पत्थर को कलेक्ट किया जाता था एक के ऊपर एक, और फिर उसके बाद बॉल से निशाना लगाया जाता था। हम सब खेले होंगे इसको। गिट्टे, गिट्टे भी आजकल गांव में खेला जाता है, पहले भी खेला जाता था। ये ज़्यादातर लड़कियां खेलती हैं। 5 छोटे छोटे पत्थर कलेक्ट करके
उससे खेलते हैं, उससे गिट्टी कहते हैं। अब है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि चिट्ठी के सफ़र में आपको एक सीरीज़ दे दी गई हो कि सेंडर है, फिर पत्र पेटी, डाकिया, ठप्पा, ऐसे करके, तो आपको टिक मारना हो कि कौन सा क्रम से है, कौन सा क्रम से नहीं है। तो इसलिए इसको भी मैंने फैक्ट में शामिल कर लिया है। अब चिट्ठी का सफ़र देखिए। सेंडर, जिसने पत्र लिखा, लिखने के बाद उसने क्या किया, पत्र पेटी यानी पत्र पेटी में डाल दिया। तो पत्र पेटी में आपका पत्र चला गया, डाकिया ने उस पत्र पेटी को खोलकर उस पत्र को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद वो उसे लाल गाड़ी तक ले गया। लाल गाड़ी में डालने से पूर्व उस पर ठप्पा मारा जाता है। ठप्पा मारने के बाद लाल गाड़ी उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ती है। रेलवे स्टेशन पे वह स्थान के अनुसार उस थैले में जाता है। जैसे कि मैंने किसी को पत्र लिखा, वो दिल्ली का है, तो जब मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा तो वो जो मेरा पत्र है वो दिल्ली के थैली में रखाया जाएगा। और उसके बाद जब वह दिल्ली पहुंचेगा तो वहाँ के डाकघर में एरिया के हिसाब से वो छटाई होगा और उस पर फिर से ठप्पा मारा जाएगा, और तब कहीं जाकर रिसीवर को रिसीव होगा वो पत्र। इतने सफ़र के बाद कहीं जाके एक पत्र आपको मिलता है। तो ये क्रम आप बनाए रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे भी होते हैं घर। स्थान और विविधता, मतलब कौन से स्थान पे कौन सी अलग बात है, ये आपको बताएंगे। इससे भी क्वेश्चन बहुत से आते हैं। मैच द फॉलोइंग वाले, या तो मैच द फॉलोइंग के। श्रीनगर में, श्रीनगर स्थान है, वहाँ क्या विविधता है, वहाँ ज़्यादा करके लोग टेंट में रहते हैं और कपड़ों की कतरनों, कतरनों का मतलब होता है दोस्तों कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, उसको इस्तेमाल करके झालर बनाकर लोग दरवाजे पर लगाते हैं। दूसरा है कि वहाँ बादाम के पेड़ देखने को मिलेंगे। तीसरा है सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई जाती है। श्रीनगर के ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। क्या क्या? टेंट होता है, कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर दरवाजे पर लगाना, बादाम के पेड़, सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली। अब दो फैक्ट्स इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि श्रीनगर नेटिव प्लेस के ही बारे में है। कहवा, कहवा, वहाँ चाय जो इलायची और बादाम डलाकर बनती है उसे कहवा कहते हैं। कहवा एक प्रकार की चाय है जिसमें इलायची और बादाम डलाकर बनाई जाती है। शिकारा, वहाँ शिकारा का मतलब होता है नाव। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। शिकारा मतलब नाव। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है आसाम की। अब जब असम की बात आती है तो एनसीईआरटी में एक गांव का जिक्र है, मोलन गांव। इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि अगर पूछ ले कि मोलन गांव कहाँ से है, तो मोलन गांव असम से है। पहला पॉइंट है इसमें, बहुत बारिश होने के कारण घर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचे और मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं। यहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत होती है, मतलब बारिश बहुत होती है, इसी कारण घर को जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊपर बांस के खंभों पर बनाया जाता है। जो घर होते हैं वो लकड़ी नुमा होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब थर्ड टॉपिक है मनाली। मनाली आप सब जानते हैं, ये एक हिमालय सीरीज श्रेणी है। मनाली हिमाचल प्रदेश के में है। इसमें पहला पॉइंट है पहाड़ी इलाका है ये। दूसरी, बारिश बहुत होती है।
और बर्फ भी पड़ता है। इसी कारण मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ठीक, पहाड़ी इलाका है, बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ता है, मकान पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। अब चौथा पॉइंट है इसमें दिल्ली। दिल्ली हम सब जानते हैं, दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बस इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं है एनसीईआरटी में। अब पांचवा है राजस्थान। बारिश बहुत कम और गर्मी खूब पड़ती है। बारिश बहुत कम होने के कारण गर्मी जाहिर सी बात है बहुत अधिक होगी। सेकंड पॉइंट है मिट्टी के घर होते हैं। मिट्टी के घर होते हैं, उसकी दीवारें जो है बहुत मोटी बनाई जाती है और उस दीवारी को मिट्टी से लीप पोत कर डेकोरेट कर दिया जाता है, सुंदर बनाए रखते हैं। और जो राजस्थान की छतें होती हैं वो हमेशा कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। अब ये सब क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने क्लास थर्ड के हर फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम समय में कंप्लीट करा दिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब दीजिएगा और एक लाइक दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी।